आज फुल कोर्ट रेफरेंस काजी फायज ईसा साहब के लिए पेश किया गया सुप्रीम कोर्ट में, और जिसमें 5 जजेस ने हिस्सा नहीं लिया। इससे साबित हो रहा है कि एक ग्रुप अभी भी मौजूद है। और जस्टिस मंसूर का ख़त भी मंजर आम पर आया है, जिसमें उन्होंने इंतहाई सख्त ज़बान इस्तेमाल किया। लगता है कि स्कूल के बच्चों की लड़ाई हो रही है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको काजी फायज ईसा का जो एक अहद तमाम हुआ है और उस पर उनका क्या कहना था, उनके ऊपर जो सबसे ज़्यादा तनकीद इस मीडिया ने और डिजिटल मीडिया ने की है, थंबनेल बना के और अपने व्यूज़ लेने के लिए, डॉलर कमाने के लिए, वो एक बहुत अच्छे जज को प्रोपेगेंडा का शिकार करके उन पे तनकीद करके उनके खिलाफ नफ़रत फैला के, क्योंकि नफ़रत बिकती है, सच नहीं बिकता, झूठ बिकता है। और झूठ बेचने के लिए इन यूट्यूबर्स ने जिस तरह एक चीफ जस्टिस पे कीचड़ उछाला, उनका वाहिद कसूर ये था कि वो आइन को मुकद्दम रखते थे और पार्लियामेंट को सुप्रीम समझते थे। वो अपने पेटी भराओं का ख्याल रखने के लिए, अपने इदारे का गोडा ऊपर रखने के लिए सबके वो उसको नाजायज़ तौर पर दिफा नहीं करते थे। अगर जजेस गलत थे, अदालतें गलत थी, उन्होंने अपने फ़ैसलों के ज़रिए, अपने काम के ज़रिए उन गलतियों को तस्लीम किया। उन्होंने सो मोटर लेना बंद किया, उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस का फ़ैसला किया, उन्होंने अपने इख्तियारात बेंच बनाने के कमेटी को दिए। तो ये सारी चीज़ें जो थी, ये कुछ जजेस को पसंद नहीं थी और कुछ वकीलों को पसंद नहीं थी, क्योंकि पावर गेम है और उसमें ये सब कुछ हो रहा था। वो क्या कहा करते थे, सुनिएगा। आप भी रह चुके हैं डिक्टेटर के अटॉर्नी जनरल। वो वक्त था जब मैंने वकालत छोड़ दी थी। हम जब भी कोई जमहूरियत आती है तो हम छुरियां निकाल के आ जाते हैं सामने, और जब भी कोई डिक्टेटर आता है तो फौरन उसके साथ हो जाते हैं, मिनिस्टर बन जाते हैं, अटॉर्नी जनरल बन जाते हैं। असूल की बात करना है तो बड़ा असूल बात करें। सबसे बड़ा असूल ये है आइन का असूल। ये आइन का असूल पे क्यों नहीं गामजन है? ये प्रिंसिपल और वो प्रिंसिपल, वो कैंसल थ्योरी ऑफ लॉ, इसी ने तो पाकिस्तान को तबाह करके रख दिया है। इसी ने पाकिस्तान को तबाह करके रख दिया। ये जो काजी साहब कहते थे, ये बहुत सारे लोगों को नापसंद था, क्योंकि ताकत की गेम है, ये इंसाफ का खेल नहीं है, ये ताकत की गेम है। उसमें अदलिया अपना हिस्सा चाहती थी, लिया भी कुछ। अगर अब पार्लियामेंट ने अपना किरदार दोबारा इस्टेब्लिश करने की कोशिश की है तो उस पर मुखालफत हो रही है, उस पर ग्रुप बंदी हो रही है। ये ख़त जो है आज जस्टिस मंसूर साहब का, वो वाज़ेह तौर पर कह रहा है, काजी फायज साहब पर इल्ज़ाम ये लगा रहा है कि आपने अपने इदारे का साथ नहीं दिया। और इदारा स्याह करे सफ़ेद करे, आपने इदारे का साथ देना है। ये कहाँ का असूल है? ये किस आइन में लिखा है? काजी साहब का कसूर ही सबसे बड़ा ये था कि उन्होंने पार्लियामेंट को सुप्रीम समझा। अ बैड सिस्टम विल बीट अ गुड पर्सन एवरी टाइम, ये किसी ने कहा है। और आज इसलिए ये मुझे याद आया कि आज काजी फायज ईसा साहब का आखिरी दिन था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तौर पे, और एक बैड सिस्टम ने पूरी कोशिश की कि उनको बीट किया जाए, प्रोपेगेंडा के ज़रिए उनको कंट्रोवर्शियल बनाया गया, उनके ऊपर बहुत सारे ऐसे इल्ज़ाम लगाए गए जिनमें कुछ सच्चाई नहीं थी। लेकिन वो हौसले से अपना काम करते रहे, हमेशा आइन और कानून और पार्लियामेंट को उन्होंने इज़्ज़त दी। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हमारी अदलिया और हमारा इदारा सबसे बेहतर है, सबसे सुप्रीम है, और अपने पेटी भराओं को मैंने डिफेंड करना हर कीमत पे। ये उनमें एक ऐसी सलाहियत थी जो पाकिस्तान में बहुत कम लोगों में है। इस पर बात करेंगे। और जो आइनी तरामीम आई हैं, उसके बाद आने वाले चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी साहब के लिए क्या चैलेंजेस होंगे, जो अदलिया में तकसीम हमें आज नज़र आई है। जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया, आज फुल कोर्ट रेफरेंस था, 5 जजेस उसमें से गैर हाजिर थे और उनमें से सीनियर 3 जजेस भी हैं। हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर सलाहुद्दीन साहब ने, सीनियर कानूनदान है। सलाहुद्दीन साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने फुल कोर्ट रेफरेंस देखा होगा और ज़ाहिरा आपकी भी एक राय उस पर होगी जो हमें मालूम भी है। लेकिन मेरा ज़्यादा कंसर्न ये है कि काजी साहब तो अपना एक अहद गुजार के चले गए, और वो यादगार अहद है बहुत हवालों से, हालांकि उसकी उम्र सिर्फ 1 साल और कुछ ही दिन ऊपर थी। लेकिन जो नए चीफ जस्टिस आए हैं, ऑनरेबल जस्टिस यहिया अफरीदी साहब, आप क्या समझते हैं उनके लिए ये जो चैलेंज है? आज भी ख़त एक और जस्टिस मंसूर साहब ने लिखा है और उसमें उन्होंने बहुत ही ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल की है जो मैंने कभी किसी सुप्रीम कोर्ट के जज के ख़त से या ज़ुबान से नहीं सुनी। तो कैसे देखते हैं आप यही अफरीदी साहब के लिए चैलेंजेस को? देखिए, अव्वल तो ये चीज़ जो जजेस की पिछले 2-3 सालों में जो शुरू हुई है कि जजेस अपनी आपस में जो डिसएग्रीमेंट्स हैं
वो पॉइंट्स ऑफ लॉ पे नहीं बल्कि पर्सनल रिमार्क्स, और हमने कोर्ट्स में भी यही देखा है। इसकी शुरुआत एक्चुअली मैं समझता हूं कि जब काजी फायज ईसा साहब के खिलाफ रेफरेंस हो रहा था तो उसमें इतनी डिवीजन आ गई थी कोर्ट में कि जो जजेस फायज ईसा साहब की हिमायत में बोलते थे, जिसमें मकबूल बाकर, मंसूर अली शाह साहब, कुछ हद तक याया अफरीदी साहब, और जो दूसरी जजेस थे जिसमें बंदेआल साहब और मुनीब अख्तर साहब थे, उनमें आपस में इतनी हीटेड किस्म के फिर कमेंट्स एक दूसरे के खिलाफ आना शुरू हुए। फिर नेचुरली फिर काजी साहब अपना केस आर्ग्यू कर रहे थे तो उनकी भी कमेंट्स थे और एक्सचेंज हुआ। वो जो चीज़ है वो फिर हमने बंदेआल साहब के पूरे टेन्योर में वो जो टेम्परेचर है वो बढ़ता हुआ देखा। उसमें फिर काजी साहब की अपनी भी खतूत होते थे, फिर उन खतूत पे जवाबी खतूत आते थे। फिर काजी साहब के दौर में भी जब जजमेंट्स इस किस्म की और दोनों साइडों से आई, अभी लास्टली मैं आई थिंक जो आखिरी जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे अपलोड हुई है उसमें हसन अजहर रिजवी साहब का एक डिसेंटिंग नोट नहीं है बल्कि एक्चुअली सपोर्टिंग नोट है, जिसमें वो मैं कहते हैं कि काजी साहब ने जो नैब अमेंडमेंट्स के केस में जो जजमेंट दी है वो तो सही दी है कि उनको बहाल किया है नैब की अमेंडमेंट्स को, मगर कहते हैं कि जो अल्फाज आपने इजाजुल एहसन साहब और बंदेयाल साहब के खिलाफ इस्तेमाल किए हैं वो नाजेबा थे। तो अभी ये जो अब उसी और तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों तरफ से हो रहे हैं ना। अभी जैसे जस्टिस मंसूर साहब का जो खत आया है, बिल्कुल उम्र के लिए तशरीफ लेके हैं, यू थिंक कि गुड कॉन्शियंस में उन्होंने लफ्ज यूज किया, गुड कॉन्शियंस और हैविंग नो ग्रेस और ह्यूमिलिटी। आप समझते हैं कि जस्टिस मंसूर साहब खुद ग्रेस और ह्यूमिलिटी दिखा रहे हैं इस खत के जरिए? देखिए, मैं समझता हूं कि इस किस्म के खतूत और जिस वक्त ये ऑल्दो आपको पता है काजी साहब की आई वाज इन सपोर्ट ऑफ हिज स्टांस एट दैट टाइम, बट इवन एट दैट टाइम मैं समझता था कि जो खतूत हैं जिसमें इस किस्म की बातें और जजेस के बारे में की जाती हैं वो अननेसेसरी हैं। और उसी तरह फिर मैंने कई मरतबा कोर्ट की केसेस में अपना मुनीब अख्तर साहब के कुछ कमेंट्स ऐसे होते थे, काजी साहब के ऐसे कमेंट्स होते थे, अब ये मंसूर अली शाह साहब का लेटर आ गया है उसमें भी बात। दरअसल अगर आप इस क्वेश्चन मेरा ये था, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, क्वेश्चन मेरा ये था कि अब क्या होगा, अब जो नए चीफ जस्टिस आए हैं क्या उनके आने से ये टेम्परेचर जिसका आपने जिक्र किया है और जो इख्तलाफात है जिसका आपने जिक्र किया है, अब आज ही फिर जस्टिस मंसूर साहब का एक खत आ गया, आप इसको ऐसा ही देख रहे हैं, ये कम होगा ये ज्यादा होगा? सर मैं समझता हूं ये ज्यादा होगा और बाय स्ट्रक्चरल डिजाइन ज्यादा होगा। अच्छा, वो कैसे? क्योंकि जब आपने ये आईनी तरमीम कर दी कि आप 3 जजेस में से एक चीफ जस्टिस चुनेंगे, ठीक है, आपने ऑलरेडी एक पॉइंट ऑफ डिसेंशन तीनों में तो बना दिया। दूसरी चीज, जब आपने ये सिस्टम बना दिया कि कुछ जजेस आईनी बेंचेस पे बैठेंगे, कुछ जजेस गैर आईनी होंगे, ठीक है, जब आप उस चीज में पिक एंड चूज कर रहे होंगे तो आप मजीद आपस में रिजेंटमेंट्स बढ़ाएंगे। जब आप सिस्टम ये होगा कि मुकदमा जाएगा सुप्रीम कोर्ट के पास, फिर डिसाइड करना होगा कि ये हम सुनेंगे या आईनी बेंच सुनेगी, जब वो जुरिस्डिक्शनल वॉर्स होंगी तो ये जो टेम्परेचर है ये इंक्रीज ही होगा, ये कम नहीं हो सकता। तो आप समझते ये सारा कुछ पावर प्ले नहीं है, पावर गेम नहीं है, ये बजाय इसके कि इंसाफ के निज़ाम पे तवज्जो दी जाती? क्या जो जुडिशरी का रिकॉर्ड है पाकिस्तान में, आप नहीं समझते कि उसने हमेशा अपने हुदूद से तजावज़ किया है पावर प्ले, पावर गेम का हिस्सा बनने के लिए और उसमें अपना हिस्सा ज़्यादा लेने के लिए, जिसकी वजह से आज ये हालात हैं? देखिए, जुडिशरी की तरफ से नो डाउट एक्सेसेस हुई हैं, बहुत सी हुई हैं, तो उसका रद्द किसी ना किसी वक्त तो आना था। अगर आप देखें, बात यह है कि आप उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कैसे करते हैं। एक आपका मसला यह था कि चीफ जस्टिस जो थे
वो अपनी मर्जी के बेंचेस बनाते थे और अपनी मर्जी के फैसले दे देते थे। वो आपने मसला रिजॉल्व कर दिया कि आपने कहा कि 3 रुकनी कमेटी बनाएगी। ठीक है, दूसरा मसला ये था कि सुओ मोटो में वो अपने हदूद से तजावज कर देते थे। वो आपने मसला हल कर दिया कि आपने एक अपील कायम कर दी कि अगर आपने फैसला दे भी दिया है तो फिर डिफरेंट जजेस उसकी अपील सुनेंगे। मैं समझता हूं उसकी वजह से जो पिछला जो साल अच्छा गुजरा है उसमें सिर्फ ये काजी साहब को क्रेडिट नहीं जाता, ये बल्कि उस सिस्टम को जाता है। वो सिस्टम अब आपने दोबारा से चेंज करके आपने ये कर दिया है कि सियासतदान जो हैं वो अब ये तकरीरियां भी करेंगे, बेंचेस भी बनाएंगे, तो उससे जो है पॉलिटिकलाइजेशन मजीद बढ़ेगी। ठीक है, मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूं, लेकिन क्या पाकिस्तान की अदलिया कोई यूनिक है पूरी दुनिया में? पूरी दुनिया में जजेस कहां अपॉइंट करते हैं? पूरी दुनिया में अमेरिका देख लें आप, बरतानिया देख लें, इंडिया देख लें, सियासतदानों ने करना होता है। मैं अभी आपको मिसाल देता हूं जी, मैं मिसाल देता हूं। इंडिया में जजेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट की कोलिजियम जो है वो अपॉइंट करती है। इंडिया में कभी अ फॉर्मल नोटिफिकेशन इज गिवन बाय द गवर्नमेंट, मगर जो नाम जाते हैं वो सीनियर सुप्रीम कोर्ट के जजेस जाते हैं। इंग्लैंड में एक जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन होती है। उस जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन में आधे जो होते हैं वो जजेस बैठते हैं और आधे जो होते हैं वो सिविल सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव्स बैठते हैं, ना पार्लियामेंटेरियंस होते हैं ना गवर्नमेंट के होते हैं। उनकी जो रिकमेंडेशन है वो फिर गवर्नमेंट को जाती है एंड गवर्नमेंट इन 99.99% ऑफ द केसेस रूटीनली दे पास देम। हमारे भी सिस्टम्स बाकी जितनी भी जुडिशियल कमीशंस वगैरह दुनिया में है, अमेरिका इज अ सेपरेट एग्जांपल, उस पे भी बात करते हैं। मेरा एक सवाल ले लें, जुडिशियल कमीशंस कायम की एक सवाल ले लें, जुडिशियल कमीशन हमारे यहाँ, एक सवाल ले लें, जुडिशियल कमीशन हमारे यहाँ भी बन गया है और उस रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ है, उसमें भी जजेस मौजूद हैं। लेकिन आपने जो एग्जांपल दी इंडिया की और बरतानिया की, क्या वहाँ की अदलिया की तारीख में 4 मार्शल लॉ को इंडोर्स करना, एक वजीर आजम को फांसी पे लटका देना, 2 वज़राए आजम को घर भिजवा देना, 4-5 लोगों का मिलके, ऐसा कोई उनकी तारीख में है क्या? वो 129वें नंबर पे आते हैं पूरी दुनिया में? कैसे लोग एतबार करें, पार्लियामेंट कैसे एतबार करें इस अदलिया पे? देखिए, मैं फंडामेंटली इस फ्रेमिंग से थोड़ा डिसएग्री करता हूं। जरूर। मार्शल लॉज को अदलिया ने इंडोर्स भी किया है, मार्शल लॉज को अदलिया ने अपोज भी किया है। ठीक है, और जो लेटेस्ट जो मार्शल लॉ लगा था, जो मुशर्रफ साहब ने लगाया था, उसके खिलाफ तो सुप्रीम कोर्ट ने रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर पास किया था। ये अलग बात है कि फिर उनको उठा के घर भेज दिया था जबरदस्ती, मगर जैसे ही वो रिस्टोर हुए तो उन्होंने सिंध हाई कोर्ट बार का फैसला भी दिया कि ये डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी को खत्म किया एटसेट्रा। फिर दूसरी बहाल होने वाली अदलिया ने 2 वज़ीर आज़म को घर भिजवाया। तारीख सॉरी इसी बहाल होने वाली अदलिया ने 2 वज़ीर आज़म को घर भिजवाया, किसी हुकूमत को काम नहीं करने दिया सो मोटो के जरिए। देखिए, यहां बिल्कुल मैं तो आपको पता है बिल्कुल कभी नहीं डिफेंड करता कि हमारी बड़ी अदलिया की बड़ी ग्लोरियस हिस्ट्री है, मगर हमारे मुल्क में जो पार्लियामेंट भी है, अगर आप उनकी भी परफॉर्मेंस देखें तो पार्लियामेंट्स ने भी मिलिट्री डिक्टेटर्स को लेजिटिमाइज किया है और कोई ऐसी जमात नहीं है पाकिस्तान में जिसमें कोई ऐसा सियासत लीडर नहीं है जिसने अपनी तारीख में कभी, चाहे आप भुट्टो साहब को ले लें, नवाज शरीफ को ले लें, या ये JUI फजलुर रहमान साहब को ले लें, या MQM को ले लें, जिसने किसी ना किसी मार्शल लॉ डिक्टेटर का साथ दिया। बिल्कुल सही है। हमारे मुल्क में दैट इज अ फंडामेंटल प्रॉब्लम। बिल्कुल सही। ये अटैक करना कि पार्लियामेंट का रोल ज्यादा खराब रहा है या अदलिया का रोल ज्यादा खराब रहा है, वो मैं समझता हूं डिबेट जो है नॉन प्रोडक्टिव है।